हेलो क्लास। आप सबके स्वागत है अपने क्लास प्लेटफॉर्म पर आपके शुभम मैम के साथ में। और हम आज एनसीईआरटी क्लास 6 की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। अध्याय 2, आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। इससे पहले हमने पहली क्लास में हमने इतिहास का शुरुआती देखा था, जैसे कि आप अतीत के बारे में क्या जानते हैं लोग कहाँ रहते थे, आखेटक संग्राहक लोग कहाँ रहते थे, पाषाण काल है ना, देश का नाम कैसे पड़ा, तिथियों का मतलब। तो इतिहास का हमने शुरुआत देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि इतिहास का अध्ययन हम कैसे करते हैं ना, उसके लिए हमें पांडुलिपि और पिछली क्लास में हमने देखा था पांडुलिपि से हम अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं अच्छी तरह से। फिर हम अपने अभिलेख से भी देखा, अभिलेख के बारे में पढ़ा, अभिलेख से भी हम कई कुछ जान सकते हैं। जो उस समय के राजा जो लोग थे वे लोग अभिलेख मतलब उत्कीर्ण करवाते थे कठोर सतह पर, और राजा रानियाँ भी उपदेश लिखवाते थे, युद्ध विजय के लेखा जोखा लिखवाते थे। तो उससे हमें सबको जानकारी मिलती थी कि हाँ इतिहास में क्या कुछ हुआ था। और हमने देखा था कि हमारे देश का नाम कैसे इंडिया पड़ा था। हमने ईरानी जो लोग आए थे उत्तर पश्चिम से, उन्होंने हमारे देश का नाम सिंधु से रखा, जो संस्कृत में सबसे मतलब सिंधु से मतलब मिलता है ना। इंडिया सबसे निकला है हमारा इंडिया, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। उत्तर पूर्व से आने वाले लोगों ने, ईरानियों प्लस यूनानियों ने सिंधु को इंदुस तथा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को लोगों ने कहा इंडिया। फिर भारत का नाम कैसे पड़ा आपका? भारत का नाम एक उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, ध्यान रखिएगा, एक समूह के लिए किया जाता था। और इसकी रचना जो ऋग्वेद में 3500 वर्ष पूर्व हमें मिलती है। और हमने देखा था पिछले कक्षा में 8000 वर्ष पूर्व हमने जो वहाँ के आपका उपजाया गेहूँ, सुलेमान और केसर की पहाड़ियों पर गेहूँ और जौ उगाया था ना। और आपके गारो विंध्य के उत्तर की पहाड़ी में हमने चावल उगाया सबसे पहले। तो हमारा जो IBC इंडस सिविलाइजेशन है, सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वह 1700 वर्ष पूर्व जो थी नगरीकरण थी, वह प्रथम सभ्यता थी। और द्वितीय हमारी नगरीकरण जो थी वो थी हमारी गंगा घाटी 2500 वर्ष पर, है ना। तो ये हमारा इतिहास शुरुआत थी। पहले के हमने देखा था कि वे लोग पांडुलिपि वगैरह से हमें जो भी कुछ जानकारी मिली अभिलेख से मिली। तो ये हमारा शुरुआती था हिस्ट्री का। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे चैप्टर 2 में, आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। कहने का मतलब है कि आखेटक मतलब जो लोग पहले आखेटक मतलब शिकार करते थे और भोजन संग्रह करते थे, वहाँ से लेकर उस समय के उस सभ्यता से लेकर भोजन उत्पादन करने तक के सभ्यता के बीच के सफ़र हम इसमें देखेंगे, है ना। इसमें हम आपका पूर्व पाषाण काल, आपका मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में क्या हुआ ना, कैसे कैसे धीरे धीरे करके हमारी सभ्यता आगे बढ़ी, हमारी सभ्यता विकास हुई, लोग विकास के साथ आगे बढ़ते गए, हर चीज़ों में विकास हुआ। ठीक है ना। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं आपकी। ये पहले तो आपका एक कहानी के तौर पर दिया हुआ है। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे क्योंकि वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद ही आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मतलब कि पहले के लोग धीरे धीरे करके, जो पहले था धीरे धीरे करके हर चीज़ में विकास हुआ। रेलगाड़ियाँ आई, बसें हुई, और अब तो देखो अब कार हो गई।
अभी देखिए हर किसी के फ़ोन में आप फ़ोन था कुछ समय पहले कि आप एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, स्मार्टफ़ोन ये सब। आज हम 3G 2G 4G सब 5G में हम चले आए ना, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे विकास हुआ। तो कहने का मेन मोटिव यहाँ पे यही है इस चैप्टर में, आणविक मानव आखिर घूमते इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आप रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद में मेन पॉइंट आपको इसमें समझाऊंगी। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ बताया जा रहा है, तो मैं तो बड़ा कर देती हूँ, पहले इसको थोड़ा छोटा है ना, तो बड़ा हो जाएगा तो सही रहेगा आपको पढ़ने में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो आज हम जो आखेटक को खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं, वो पहले रहा करते थे इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर हम इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो लोग भोजन जो इकट्ठा करते थे, भोजन का जिस तरीके से वे इंतज़ाम करते थे ना, जिस तरीके से अपने भोजन को लाते थे खाने के लिए, तो उस हिसाब से इनको यहाँ पर वो लोग को यहाँ पे खाद्य संग्राहक का नाम दिया गया है। ठीक है, और आखिर तक क्योंकि वे शिकार करके अपना भोजन लाते थे जानवरों को मार कर ना, तो इस कारण से उन्हें आखिर तक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ और चिड़िया भी पकड़ते थे। फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लोग जो कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे लोग इकट्ठा करते जानवरों का शिकार करके। यहाँ पे चीज़ देखिए, वे लोग खुद से मतलब इनको इतना वो नहीं था कि हमें इस चीज़ को बीज बोना है, फिर उसे पानी देना है, उसे बढ़ते हुए उसके बाद में उसको फसल काटनी है ना, उसे किस तरीके से सही तरीके से उसको खाना है, पका के खाना है, ये सब उनको नहीं आता था। शिकार करते थे वो लोग, खाते थे, और जो मिल जाता था जंगल में वे सब खाते थे इकट्ठा कर करके। चलिए आगे चलते हैं। आखिरतक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। अभी आप देखो, आखिरतक खाद्य संग्राहक जो एक समुदाय था, वे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब क्यों घूमते थे, आप ऐसा सोचो। अब अपने वो लोग तो, अब पहला कारण जो था, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अब जहाँ वे रहते थे, ये जहाँ वे रहते थे, खाकर वे पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त करते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका मेन है, ये वाला आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। दूसरा कारण आपका यहाँ कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। अब यहाँ पर दूसरा कारण आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जानवर जो आखिरतक जो संग्राहक थे, जो वे लोग जानवरों के पीछे जाते थे उनका शिकार करने में। कई दफ़ा वे इतनी दूर चले जाते थे उनके पीछे भागते भागते कि वे लोग अपनी जो जहाँ पे वे उस समय रह रहे थे वहाँ से काफ़ी दूर चले जाते थे, तो वहाँ पर वापस नहीं जाते थे, क्योंकि जहाँ तक वो शिकार के पीछे पीछे जाते थे तो वहीं पे रह जाते थे, है ना। अब जहाँ से छोड़ कर आए वहाँ पर उनका घर तो है ना, तो उनका निवास स्थल स्थायी नहीं है जो वहाँ वापस लौट के जाए, ना तो उन्होंने कुछ वहाँ पर उगाया है जो वापस लौट के जाए, है ना। तो जहाँ पर जो वे लोग गए वहाँ वहीं पर रह गए, उनको शिकार मिला वहाँ पर खाए पिए वहीं पर रह गए। अब कुछ दिन बाद वो लोग फिर उसके आगे जाएंगे, फिर और शिकार ढूंढेंगे जो वहाँ का खाना खाकर समाप्त कर देंगे, या उसके पीछे दौड़ते जाएंगे तो वो फिर से और दूसरी जगह चले जाएंगे, है ना। तो ये दूसरा आपका कारण है। तो ये दो कारण बहुत ही मेन सारे कारण। और तीसरा कारण आपका यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार इलाकों में घूमते थे। अभी यहाँ पर आपका ये है, आपका ये मौसम, अलग अलग मौसम में फलों के आने के कारण, यानी कि मौसम में जो फल आते थे, तो उस कारण से जो वो लोग चले जाते थे अन्य जगह में जहाँ पर आज मिलते थे, ठीक है ना। और चौथा कारण आपका है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी का पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है।
यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। अब जहाँ चौथा कारण ये बताया जाए कि जहाँ पानी है वे वहीं जाएंगे। सूखे मौसम में पानी की तलाश में लोग इधर उधर जाना पड़ता है। यहाँ पर आपका मेन आपका पानी के कारण से ये आपका यहाँ पर मेन है। अच्छा, अब देखिए आरंभिक मानव के बारे में जानकारी जो आपको कैसे मिलती है। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी है आपको कैसे मिलती है, तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था ना, पांडुलिपि से मतलब सॉरी पांडुलिपियाँ हो गई, अभिलेख हो गए, है ना, इस तरह से। और यहाँ पर अब दिखाते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी जो है वो हमें पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो पता करने का जो है वो आपके जो उस समय में ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो वे लोग यूज़ करते थे, मतलब उसका उपयोग करते थे। जैसे कि आपका हो गया पत्थर, लकड़ी, हड्डियों, ये सब उन्होंने औजार बनाए हैं। कुछ खत्म हो गए, कुछ बचे बचे हैं वो सब। तो उनसे पुरातत्व जो लोग पता लगाए थे उन्होंने इसका खोज पता लगाया। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पैरों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ तो हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। अब यहाँ पे औजार का प्रयोग हम देख लेते हैं। औजारों का जो उपयोग था वे लोग शायद फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ, मांस काटने का, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ तो हड्डियाँ और लकड़ियाँ की मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ी का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए किया जाता था। ये सारे के सारे जो उपयोग हैं ये पत्थरों, हड्डियों और लकड़ी के औजारों से जो बनाए जाते थे वो आखिर तक खाद्य संग्राहक लोग इसका यूज करते थे। ये देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है और दाएं जानवर की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। अब ये देखिए ये रहा आपका, ये आपका बायां, यहाँ पर आपका ये रहा, इससे खोद रहे, इस पत्थर से यहाँ पर खोदने का, जड़ों को खोदने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और इस वाले में आपका ये पत्थर से जानवर की मांस की जो खाल है उसको सिलने का काम करे, शायद वस्त्र बनाने के लिए हो, शायद वस्त्रों को मिलने के लिए सिलने के लिए किया जाता है। इसे खाल से वे लोग सिलकर इसका वस्त्र बनाकर पहनते थे आखेटक और संग्राहक लोग। तो यदि यहाँ पर अगर सवाल आ जाए कि आखेटक और संग्राहक क्या स्थायी थे? आखेटक और संग्राहक समुदाय स्थायी थे? स्थायी थे राइट होगा? नहीं, यह गलत होगा। वे स्थायी नहीं थे, वे यहाँ वहाँ घुमा करते थे। अच्छा चलो आगे चलते। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान जो है पुरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अच्छा ये देख लेते हैं
अब इसमें जो हमने अभी जो पढ़ा हमने आखेटक के बारे में, खाद्य संग्राहक के बारे में, जो शिकार करके और भोजन संग्रह करके जो रहते थे, पत्थरों से सारा औजार बना के वे सिलते थे, अपने वस्त्र बनाते थे खाल से। तो वे उनके यहाँ पर स्थल दिए गए हैं, जो है आपके, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, आई थिंक इतना काफ़ी है आपके लिए। अच्छा देखिए, ये रहा आपका, पहले ये है आपका भीमबेटका। भीमबेटका आपका कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश। मैं आपको ठीक से लिख देते हैं यहाँ पे, एमपी। एमपी में है आपका भीमबेटका। तो नीचे ले लेते पहले, हाँ ये ठीक रहेगा। ये है आपका पुराप्रा स्थल, पुराप्रा स्थल है। और यहाँ जो आपका भीमबेटका, ये आपके एमपी यानी मध्य प्रदेश में। ये छोटा सा लाल जहाँ पे निशान है वो आपका भीमबेटका। और ये आपका होसुंगी, और ये रही आपका कुंडल की गुफाएं। ये आपका आंध्रा। यहाँ पर जो भीमबेटका में जो मिली, यहाँ पे चित्रकार भी मिली है पुरा स्थल में, जो शिकार करते हुए दिखाई गई है। और यहाँ पर कई तरह के औजार भी मिले हैं, बहुत तरह के पत्थर पशान मिले हैं। यहाँ पे आपकी आग जलने का प्रमाण आपका यहीं से मिला है, क्योंकि यहाँ पर आपकी राख मिली है। राख, कुंडल की गुफाओं में राख मिली है, यहीं पे आग जलाई होगी। ठीक है, तो ये आपके क्या है, पूरा स्थल है। और ये आपके हैं सारे के सारे, ये जो नीला बॉक्स है, ये है आपके बुजुर्ग होम। ये है आपका बुजुर्ग होम, है ना। बुजुर्ग होम में आपका यहाँ पर चिरान, कोरडीवा और ये महागड़ा, ये सारे सर आपके नवपषाण है। यहाँ पे आपका नवपषाण में आपका हल्लूर, पय्यमपल्ली, ये है आपके नवपषाण काल। और इसमें आपकी ये आपका ये यहाँ पर एक दाऊजली हेडिंग है आपका। और इस साइड में आगे हम चलते हैं। ये तो हमने देख लिया आपका। और महापशान जो स्थल है वो आपके हैं, ये आपकी दोनों महापशानिक स्थल जो है, पूरा स्थल है, ये आपके ब्रह्मगिरी और आदि चंदोड़ में है। ओके। और आपके आधुनिक आरंभिक गांव आपका है, ये आपका आरंभिक गांव, यहाँ इनाम गांव, ये आपका इनाम गांव है, आरंभिक गांव है ये। ठीक है, आरंभिक गांव। ये सब आप नोट करते रहिए, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी अच्छी तरह से, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आप बस ध्यान से मेन चीज मैं आपको बता रहे वो आप पढ़ते चले। अच्छा, यहाँ देखिए, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश, इस स्थल पर गुफाएं जो हैं, गुफाएं कंदराई मिली है। ठीक है, भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है, तो इस स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें धूप और हवा से राहत मिलती है। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। अब ये जो आपको स्थल पर जो गुफाएं हैं, ठीक है, वे लोग जो रहते थे वहां पर जाके, इन्हें धूप और बारिश और हवाओं से उनको राहत चाहिए होती थी, इस कारण से वे लोग गुफाओं में जाकर शरण लेते थे, जो नर्मदा घाटी के पास है और जो भीमबेटका में है। ये आपकी नोट करने की चीज़ है, कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर भी मैं आपको इसको नोट कम करवा देंगे। अभी चलिए, अब ये देखिए, ये जो भीमबेटका जो था, वहाँ पर ये चित्र, वहीं पर ये चित्र मिला है, मध्य प्रदेश, भीमबेटका जो गुफा वहाँ जो आदि मानव लोग रहते होंगे, तो चित्र बना लिया। अब क्यों बना लिया होगा भाई, जैसे कि बैठे बैठे उनको थक गए होंगे, अब ऐसे ही चित्रकारी उनको आती है, बैठे बैठे टाइम पास कर रहे होंगे उन लोगों ने, चित्र बना लिया, है ना। जब हम लोग खाली खाली बैठे बैठे क्या म्यूजिक सुनते हैं या कुछ ड्राइंग करते हैं, कुछ भी खाते पीते, तो वो लोग भी इस चित्रकारी बैठे बैठे ड्राइंग बनाते होंगे वहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाए हैं यहाँ पे।
कि ये रहा आपका शिकारी और ये रहा आपका शिकार, वह इसके पीछे भाग रहा है खाने के लिए, मारने के लिए। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। अब वे लोग जो आखिर तक जो वो लोग थे, वो ऐसी जगह ढूंढते जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। अब अच्छे पत्थर क्यों चाहिए? उनको औजार बनाने के लिए चाहिए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। अब देख लो आपका, ये रहा आपका गुफा। ये आपका बहुत ही थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ, आपको अच्छी तरह से दिख जाएगा। हाँ ये देखिए, ये है गुफा। यहीं पे वो लोग शरण लेते थे, धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, धूल आंधी हवाओं से बचने के लिए। कई बार हो सकता है वो लोग बड़े बड़े विशाल जानवर से बचने के लिए भी शरण लेते हो यहाँ पे, है ना। चले आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब बोला गया है पूरा स्थल। अब ये आप नोट कर लो, ये बहुत ज़रूरी है आपका नोट करने। मैं बड़ा कर लेती हूँ इसको। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं, पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। अब क्या हुआ पुरास्थल, आप कैसे कह सकते हैं पुरास्थल कौन सी जगह हो, कब कहोगे? तो उसके लिए आप वैसी जगह चुनेंगे जहाँ पर औजार, बर्तन और कुछ इमारतें और वस्तुओं का अवशेष मिले हैं और ऐसी वस्तुओं का निर्माण अपने काम के लिए किया होगा जो बाद में वे लोग वहीं छोड़ के चले। अब ऐसे चीजें हैं जो जमीन के ऊपर भी मिली है, कभी कभी समुद्र नदी के तल में भी पाए जाते हैं। अब बहुत कई वर्षों पहले की सभ्यता, आखिर तक लोग वे लोग थे, तो वही रहते रहते हमारे पर्यावरणीय बदलाव के कारण कई भौगोलिक स्थल जो होते हैं वो चेंज होते हैं ना, जिस कारण से कहीं समुद्र में चले गए होंगे, कहीं नदी के तल में। चलिए आगे आगे हम इसको चलते हैं। आग की खोज। आग की खोज हम देख लेते हैं। आग की खोज हमने कहाँ पढ़ा था? आग की खोज मानचित्र 2 में कुन्नूर गुफा ढूंढो, यही राख के अवशेष मिले हैं। हमने मानचित्र 2 देखा था, उसमें हमने कुन्नूर की गुफाएं कहाँ देखी थी? नीचे देखी थी ना, होसंगी के दाएं साइड में, है ना, नीचे की ओर दाएं साइड में देखा था हमने, राइट साइड में। तो वही कुन्नूर की गुफाओं में यह राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग ने आग जलाना सीख लिया था। अब हम इसे ये कह सकते हैं जो पूरा प्राचीन काल की जो सभ्यता थी, जो आखिर तक थे, जो संग्राहक थे, उन लोगों ने जिस तरह से चित्रकारी सीखी थी, जो भीमबेटका में हमें मिली है, और उसी तरह से उन्होंने जो आग, यहाँ पे जो राख मिल रही है कुल्लू की गुफाओं में, तो इसका मतलब क्या कि उन्होंने भाई आग जलाना सीख लिया होगा, है ना। तो फिर इसी तरह से लोगों ने पत्थर जो ढूंढे, पत्थर जो ढूंढते थे अच्छे अच्छे मतलब किस्म के, उससे वह औजार बनाते थे। तो इनका इसका मतलब क्या, वो इतना तो जानते थे आखिर तक जो वहाँ उस समय की सभ्यता थी कि हाँ इन पत्थरों से हम खोद सकते हैं, उतना तो उनको ज्ञान हो चुका था, है ना। तो आगे करते जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। अब आग की जो खोज की है तो उन लोगों ने यहाँ पर आग का इस्तेमाल कई कार्यों से किया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए ना। ये सब कारण यहाँ पे बताया गया है कि जो आखिर तक लोग थे, इस कारण से उन लोगों ने आग का इस्तेमाल किया होगा। नाम और तिथियां। अब नाम और तिथियां देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका ये देखा, इसमें सीधा सेट करते थोड़ा सा। हाँ चलो, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा प्रशांत काल कहते हैं। वह दो शब्दों पूरा यानी कि प्राचीन और प्रशांत यानी पत्थर से बना है। अब जो पुरातत्वविद है, मतलब जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, उन लोगों ने क्या किया, आपके आरंभिक काल को पूरा प्रशांत काल
कहने लगे। क्यों यह पूरा प्रशांत काल क्यों कहते? क्योंकि पूरा प्रशांत जो काल था वो टोटली पत्थरों का युग था। प्रशांत पत्थरों का युग था, ठीक है। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः पुरा यानी प्राचीन, प्रशांत यानी पत्थर, ठीक है, प्राचीन पत्थर से बना, तो इसी वजह से पूरा प्रशांत काल कहते हैं। और पूरा पत्थरों का युग, यह सबसे लंबा युग है। यह नाम प्रस्तरों के पत्थरों की औजारों के महत्व को बताता है। अब यह एक और चीज है अच्छी सी है कि यह जो युग है पूरा प्रशांत काल जो है, पूरा प्रशांत काल यह पत्थरों के औजारों के महत्व को दर्शाता है। पूरा प्रशांत काल लगभग 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान तक माना जाता है। यह सबसे लंबा समय है और सबसे ज्यादा 99% जो कहानी काल के दौरान जो घटित घटनाएं हैं वह इसी काल में हुई हैं, पूरा प्रशांत काल में। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य प्रशांत युग कहते हैं। अब ये आप अलग से नोट करो, मेसोलिथ मध्य प्रशांत युग हम उसे कहेंगे जब हम पर्यावरण का बदलाव देखते हैं। यह सबसे छोटा युग है, तो इसे माइक्रोलिथ युग भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह सबसे छोटा युग है और यहाँ पर जो प्रशांत औजार थे ना वह आमतौर पर बहुत छोटे हो गए थे, इस कारण से इसे माइक्रोलिथ युग यानी लघु प्रशांत युग कहा जाने लगा, ठीक है। इन औजारों में हड्डियों, लकड़ियों के मुट्ठे लगी हंसिया और आदि जैसे औजार मिलने लगे। यहाँ पर आपका औजार, लकड़ियाँ की मुट्ठी लगी हंसिया और आदि जैसे औजार मिलते थे। साथ ही प्रशांत युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अब देखो यहाँ पर नई चीजें, मतलब धीरे धीरे उन लोगों ने नई चीज सीख ली हैं बनानी। पहले पत्थरों से बनाते थे, पत्थरों से लकड़ियाँ, लकड़ियाँ से हड्डियाँ, है ना। तो इसका ये मतलब थोड़ा था कि वो लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ रहे, नहीं, वो उनसे भी कंटिन्यू लेकर चले आ रहे थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब इस काल के दौरान जो आपका आगे है वो आपका था अगले युग की शुरुआत लगभग। अब इसके बाद हम चलते नवपाषाण। अब नवपाषाण का जो काल था और 10,000 साल पहले से होती है शुरुआत, जिसकी काल की होती है। नवपाषाण युग का काल के जो समय का आरंभ होता है 10,000 साल पहले से ही होती है। अब इसे हम क्या कहते हैं? नवपाषाण युग। नवपाषाण युग का मतलब होता है, मतलब क्या मतलब होता होगा, सॉरी यहाँ पे क्या मतलब होता होगा लिखा है। आगे नीचे बढ़ते अब हम। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। अब 12,000 साल पहले यानी कि यहाँ पर आपका जो 12,000 साल पहले तक क्या था? पूरा प्रशांत काल है ना, पत्थरों का युग था, जो पत्थरों का युग जो था। तो ये इसके बाद में जलवायु के बड़े बड़े बदलाव आए, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए। अब देखिए जैसे जैसे मौसम जलवायु में बदलाव आए उसी तरह से हर चीज में हर मतलब परिस्थिति में बदलाव आने लगा। जानवरों में आपके वे लोग सब ज़्यादा आने लगे। बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय आदि जानवरों की संख्या भी बढ़ने लगी। इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बन गए थे। अब देखो, अब ये जो मध्य प्रशांत का यहाँ पे इस ओर हम चल रहे हैं, यहाँ पर मछली भी महत्वपूर्ण भोजन का स्रोत हो चुके थे। अब इस समय में लोग जानवरों को धीरे धीरे पकड़ने लगे। वे लोग उसे पाल कर मतलब अपने पालतू बनाने की बात सोचने लगे थे, पालने की बात सोच रहे थे। सुरक्षा हेतु पालने की बात सोच रहे हो। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। अब देखिए हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं, जब देखते हैं कि
कई ऐसे मतलब इसी उपमहाद्वीप में इसी दौरान जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में होने लगे। अब कई लोग क्या करने लगे, आपका गेहूं जो उगाने लगे। अब गेहूं, अब याद कीजिए, यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कहाँ पे देखा था, गेहूं और जौ के बारे में अपने नोटिस याद है ना आपको, याद रखना है आपको, ठीक है। गेहूं और जौ के बारे में हमने कहाँ पे पढ़ा था, सुलेमान और केतर की पहाड़ी में, जो उत्तर पश्चिम की ओर। यहाँ पर लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना शुरू किया। और धान का हमने याद है आपने कहाँ पे उगाना हमने शुरू किया था, मैप में भी हमें देखा दिया थी आपकी गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य उत्तर की पहाड़ियाँ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे लोग अपने अनाजों और भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे। देखिए, जैसे ही कोई भी चीज़ हम एक बार उगाते तो धीरे धीरे हमें जानकारी ऑटोमेटिक अपने से ही आने लगती है कि हाँ, हमने चलो आज गेहूँ उगाया तो ये हो गया, अब कुछ और उगाएंगे तो उससे भी कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, है ना। तो इस तरह से लोग धीरे धीरे चीज़ करते करते ही सीखते हैं। तो यहाँ पर वो लोग सीखने लगे, पककर तैयार होते होंगे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। सिंपल सी बात है, समझाने वाली कोई बात नहीं है। साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि वे लोगों ने पहले बीज उगाए, फिर बीज उगा के देखा, उन लोगों ने बटोरना शुरू किया, फिर साथ ही वे सीखने लगे अनाज कहाँ उगते थे, उन्होंने ये देख लिया। फिर कब पककर तैयार होते वो भी देख लिया। ऐसे करते करते लोगों ने इस अनाज को खुद पैदा करना सीख गए, है ना। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, देखते देखते सीखते सीखते चीज़ों को। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। अब वे लोग ने आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया था वह कुत्ता जंगली था, याद रखिए। अब ये आपका इम्पोर्टेंट बहुत पॉइंट है कि सबसे पहले जो पालतू पशु था वो कौन सा था, कुत्ता। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कुत्ता था आपका। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। धीरे धीरे लोग पेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। अब यहाँ पर जितना भी हम देख सकते हैं कि वे लोग धीरे धीरे ही सारी चीज़ें सीख रहे थे। इस तरह से वे लोग पशुपालक भी बन गए। अब पहले के लोग जब धीरे धीरे उन्होंने कृषक बन गए, अब खेती जब करने लगे वो लोग कृषक बन गए। देखते देखते कि हाँ भाई गेहूँ धान सब उग रहे हैं, इस तरह की प्रक्रिया से उगने लगे। तो अब वो लोग खुद उगाने लगे। अब जब वे खुद उगाने लगे तो धीरे धीरे वहाँ पे लोग कृषक बन गए। अब जब कृषक बन गए तो वे वहाँ पर तो रहेंगे। अब रहने के लिए वहाँ पर स्थायी जीवन चाहिए होगा, तो वे लोग वहाँ पर घर बनाने लगे। जानवरों को चारा रख कर वो लोग अपने पास रखने लगे पालतू बनाने के लिए। अब वे लोग वहाँ पर पशुपालक भी बन गए। अब धीरे धीरे वे लोग घर भी बनाने लगे, जिससे वे लोग स्थायी जीवन भी वहाँ पर जीने लगे, है ना। अब बसने की प्रक्रिया, लोगों को द्वारा पौधा उगाना और जानवरों को की देखभाल करने की अब बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसी वजह से बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों को लोग चयन करते करते हैं, ठीक है। अब ये अब देखो के तौर पर ये आपकी जो है ये हम इसको पढ़ लेते हैं के तौर पर लोग उन्हें पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के
पालतू जानवरों के दांत और सींग के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जो जिनमें बड़े दाने और अनाज पैदा होते, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषियों के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। अब ये देखना हमें, ये लोग आखिर का जो खाद्य संग्राहक थे वो धीरे धीरे खेती पशुपालन तो करते गए, है ना। तब अब लोग जो पशुपालन जो करते हैं उनमें से उन लोगों ने खुद पालते पालते देखा कि कौन हिंसक है कौन अहिंसक है ना। तो जो उन्होंने देखा कि हाँ वो अहिंसक है, वो कम मतलब खतरनाक है, या वो उन्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तो वे उनको उन लोगों ने पालना शुरू किया। तो इस तरह से वो लोग जो पालतू थे उनको अपने पास रखा, जो नहीं पालतू थे जिनको नहीं पालना था उन्होंने धीरे करके दूर कर दिया। तो इससे ऑटोमेटिक भिन्नता पता चलती गई, समाज में विकास होता गया, सभ्यता बहुत तेजी मतलब बढ़ती गई, है ना। वो लोग में ज्ञान होते गए, ज्ञान आते गए उन लोगों को, ठीक है ना, कि जिससे वो लोग समझ गए कि नहीं अब इन्हें रखना है इन्हें नहीं रखना है। उसी तरह से जिन पौधों को उगाते थे जिनसे वे अच्छे फल मिलते थे बिना बीमारी के, उन्हें मतलब अनाज मिलते थे उनको रखते थे, जिनको नहीं मिलते थे वो उनको फेंक देते, नहीं रखते वो लोग। और जिनका मजबूत डंठल अनाज के पक्के दानों का भार संभाल सके, तो इन सब अच्छी चीज़ों को वो लोग रखना सीखने लगे थे। और बुरी चीज़ मतलब जो चीज़ काम की ना हो, जो सही ना हो, वो लोग उसे पहचानने लगे थे। अब यहाँ पर वे लोगों के लिए सबसे अच्छी है कि वे लोग ये कह रहे कि जो जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत छोटे और सींग होते थे, तो इससे भी वो लोग आभास लगा लेते होंगे कि हाँ भाई ये सुरक्षित है, ठीक है, ये हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है। अब बचने की जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे बदलती रही, वह धीरे धीरे बचने की प्रक्रिया जो बदलती रही चलती रही, यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं इसी इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। आज जो भोजन जो खा रहे हैं ना, इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। किसी के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पहले के लोग थे उन्होंने जो जिस तरह की चीज़ें खुद सीखते गए हैं, और वही चीज़ आगे आने वाली सभ्यता में और ज़्यादा विकास होते गया। तो आज जो हम ये सब कर रहे हैं तो ये हम सडनली तो नहीं सीख गए ना। आज हम तो प्रॉपर तरीके से हर चीज़ कर लेते हैं, हमें पता है कि हाँ कौन सा चीज़ रखना है कौन सा चीज़ नहीं रखना है, ये तो हम जान चुके हैं। पर इसकी शुरुआती जो दौर था वह तो ऐसा नहीं था, वह तो धीरे धीरे उस समय के लोग तो धीरे धीरे ही सीख रहे थे। तो वही कहने का यहाँ मतलब है कि उन लोगों ने किया, वो लोग धीरे धीरे करते करते आज हम आराम से इन सब चीज़ों को पहचान सकते हैं, आराम से इन चीज़ों को खेती बाड़ी हम करते हैं। अब यहाँ पर एक नवी जीवन शैली अनाज की उपयोग। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है, इनमें से कुछ महीने या फिर साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन एक जगह पर लंबी समय तक रहना पड़ता है। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज के उपयोग में बहुत संभाल कर रखना पड़ता था।
अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडार की बात सोचनी पड़ी। अब यहाँ देखो, धीरे धीरे वे लोग जो इतना जो अन्न उगाने लगे, अब उनके मन में ये बात आती होगी कि अब इतना जो अनाज उगाया है यह तो खराब हो जाएगा। तो अब उन लोगों ने क्या, इसको स्टोर करना शुरुआत करने लगे, इसको भंडारण की बात वे लोग सोचने लगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ थोड़ी सी सभ्यता और भी अच्छी से लोग सीखने लगे। तो भी बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्यों खोदा? अब ये लोग यहाँ पर जो गड्ढा खोद रहे हैं जमीन पर, क्यों खोदा होगा? जाहिर सी बात है, भोजन संग्रह करने के लिए बर्तन बनाते हैं, है ना। टोकरियाँ, इतनी बड़ी बड़ी टोकरियाँ बनाएंगे, उसमें वो बचे हुए मतलब भोजन रखेंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे बच्चे देते हैं जिसकी उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। अब भी किसको पशुपालन के बारे में पता करें। क्या तुम्हें जहाँ प्रतिविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों होने के साक्ष्य मिले हैं, तो बड़ा कर लेते हैं इसको, तो छोटा हो गया। कृषकों और पशुपालकों के साक्ष्य मिले हैं, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्थल पश्चिमी उत्तर क्षेत्र है, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी। ये जो निर्दिष्ट जो स्थान है वो कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे सोचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते थे। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, विभिन्न जानवरों की। यहाँ पर आपको जो लोग छोड़ गए थे हमारे यहाँ खेतक और संग्राहक लोग, तो उसी अंदाजा लगाया गया है। वैज्ञानिकों ने बहुत तरह तरह के अनाज वहाँ पे उगाए जाते होंगे। पहले के जो लोग थे वो लोग कुछ ना कुछ तो उगाते होंगे, बहुत सारे। तो लोग स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। अब स्थायी जीवन की ओर से उनको क्या साक्ष्य मिले हैं? झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। अब बुर्ज होम में क्या मिले हैं? बुर्ज होम, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट। बुर्ज में वर्तमान कश्मीर के गड्ढे के नीचे लोग घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कॉपी में नोट कीजिए। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। अब गर्तवास उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती थी, इनसे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। प्रत्युत्विदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब स्थायी जीवन में जो प्रत्युत्विद लोग हैं उन्हें वहाँ पर झोपड़ियाँ मिली हैं, जो जिसका एग्जाम्पल आपका बुजुर्ग में, जो वर्तमान कश्मीर में, यहाँ पे जो लोग रहते थे गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें भी लोग गर्तवास कहते थे, है ना। इसमें वहाँ जो गर्तवास बनते थे वहाँ उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी। ठंडे मौसम में सुरक्षा मिलती होगी उनको, शायद इसलिए भी बनाई होंगी सीढ़ियाँ। प्रतिविधियों में झोपड़े के अंदर बाहर दोनों ही स्थान में आग जलाने की जगह मिली। हो सकता है अंदर भी लोग गर्माहट के लिए या खाने के लिए, या बाहर भी लोग घर के अंदर खाना पकाने के लिए आग जलाते होंगे। ठंडी में घर के अंदर बनाते होंगे, बाहर में ठंडी में घर में, दोनों समय में बाहर बनाते हो सकते। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसी जो प्रशान उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है।
इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, पहले तो ये आप देख लो, जो कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर अब इस चीज़ पढ़ के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर स्थायी जीवन मतलब रहने लगे हैं ये लोग, है ना, आग खाना जलाकर खाना बनाने लगे। तो इसका मतलब यहाँ ये नवपाषाण काल की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो नवपाषाण जो काल है, जो औजार भी जो बनने लगे थे वो बहुत ही ज़्यादा अधिक नुकीले और बहुत ही चमकीले और पॉलिश भी उन पर चढ़ाई जाने लगी थी, ठीक है। तो यहाँ आपके पुनर्पाषाण काल में कैसे औजार देखे थे हमने, जो खाली पत्थर की मदद थोड़े से छोटे बनाए जाते थे, ठीक है। पर नवपाषाण युग जो था इसमें पॉलिश चढ़ाई जाने लगी और बहुत और भी धार बहुत ज़्यादा नुकीली हो गई और अधिक पैनी धार करने लगी वे लोग, क्योंकि यहाँ पर ओखली मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। अब नवपाषाण युग में ये चीज़ आप ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका ओखली और मूसल का प्रयोग जो है वो किससे होता था, वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, ठीक है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग होता है। आज भी गांव में देखो आपको अनाज पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होता है। यहाँ तो शहरों में तो हम क्या करते हैं, मिक्सर मशीन यूज़ करते हैं ना। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार और हड्डियों से भी बनाए जाते होंगे। ये है आपका नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। ये सब आपके जो ये नवपाषाण युग के उपकरण हैं, ये सारे के सारे ये आपके नवपाषाण युग के औजार है। अभी नवपाषाण युग के प्रस्थल से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। अब जो नवपाषाण काल में अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ केवल स्थायी जीवन ही था, वे कृषक ही थे और वे लोग मिट्टी के बर्तनों से परिचित नहीं थे, तो यह कथन के गलत सही होगा? नहीं, गलत होगा, क्योंकि वे मिट्टी के बर्तनों से परिचित थे। यहाँ पे नवपाषाण युग के प्रायः से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था। बर्तनों के उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाजों का अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। कपड़े, यहाँ पर आपका कपड़े बुनने लगे थे। कपड़े बुनने लगे थे, इसलिए कपास जैसी पौधे उगाए जा सकते थे। आप यहाँ पर नवपाषाण काल में भी अब देखो कि नवपाषाण जो काल में आपका ये इम्पोर्टेंट चीज़, इसका ध्यान रख लो कि यहाँ पर जो मिट्टी के जो बर्तन थे, तो यहाँ पर अलंकृत यानी कि वे लोग डिज़ाइन बना सकते थे, परिचित नवपाषाण के लोग। और वे लोग इसका उपयोग जो थे वो खाना रखने के लिए भी करते थे, बनाने के लिए भी करते थे। और उस समय में लोग चावल, गेहूँ और दलहन भी उपजाना आरंभ कर चुके थे, ठीक है। और साथ ही साथ वे लोग अब कपड़े बुनने लगे। इसका मतलब नवपाषाण काल में आपको कपास पौधे भी उगने लगे थे, मतलब उगाने लगे थे वे लोग। यह आपका बहुत ही सुंदर, ये आपका एक पात्र है। इसमें रंग क्या हुआ, वे लोग रंग से भी परिचित थे, कलर अलंकृत डिजाइन बनाते थे, वे सबसे लोग परिचित थे। क्या वे परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए थे? ऐसी बात नहीं है, नहीं। परिवर्तन का एक साथ आ गया था, धीरे धीरे परिवर्तन आया था। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिल्पकार तथा और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदलकर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब अभी देख लो कि एक साथ कोई भी कहीं की स्थिति बदलती नहीं। अभी भी आप हम जैसे यहाँ पर एसी वगैरह अभी तो बहुत, यहाँ पर शहर में जैसे आप हर घर में हर चीज़ मिलती है, तो गांव में धीरे धीरे वो चीज़ों का विकास हो रहा है। आज आप गांव जाओ तो वहाँ पे भी बहुत लोग एसी यूज़ करते हैं। वहाँ पे भी आपके ये शहरों की तरह सुविधा आ गई है ना, तो धीरे धीरे आपकी चीज़ें बदलती हैं। ये आपका एग्जाम्पल दिया है एक मेहरगढ़ का। मेहरगढ़ जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह ईरान और जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास समतल स्थान।
ये आपका इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको उसको लिख लीजिए। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उपजाना, भेड़ बकरी पालना शुरू किए हैं। ये जो मेहरगढ़ है ये आपका ईरान और सबसे ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते पर बोरन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं वे स्त्री पुरुष यहाँ पर गेहूँ जौ उगाना आरंभ कर चुके थे और भेड़ बकरी पालना शुरू कर दिए थे। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरन सुअर जैसे जंगली जानवरों मतलब भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली। अब यहाँ पे जानवर पशुपालन तो जाहिर सी बात है जानवर भी यहाँ पे होंगे ना। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन लाइन टू लाइन आ जाते हैं इसको, कि यहाँ के जो घर थे वो चौकोर थे, आयताकार थे और घर में 4 या उससे ज़्यादा भी कमरे होते थे। ठीक है, यह इम्पोर्टेंट, इसको लाइन में अंडरलाइन कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे मेहरगढ़ में। अब यहाँ की जो सभ्यता थी, यहाँ के लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद में भी जीवन है। तो ये लोग यहाँ पे क्या करते थे, कब्र के साथ में जो मृतक था उसको यहाँ पर दफनाते थे और उसी के साथ में यहाँ पर खाने की वस्तुएं, आपके बकरी हो गई, वो सब रख देते थे। जिसके आपको देखिए ऐसी कब्रें मिली हैं, एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया। जो मृतक था उसके साथ उसकी बकरी होगी, उसी को उन्होंने दफना दिया। ठीक है, उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ की व्यवस्था थी यहाँ पर, इसको आप देख लो। और ये आपका जो एक फ्रांस की गुफा में चित्रकारी, फ्रांस के एक चित्रकारी है यहाँ पर। ठीक है, तो जिसमें आपका, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हम एक रीडिंग मान लेते हैं। आपका फ्रांस है, फ्रांस की एक गुफा है यहाँ पे पुरातत्व की खोज की में। ठीक है, ये आपके 10,000 साल पहले बनाए गए थे। यहाँ पर आपका जिसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेनेडियर, बारहसिंघा आपका सुअर और गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों का लौह अयस्क और चारकोल जैसी खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभवतः इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता होगा या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ये फ्रांस का चित्र एक एग्जाम दिया हुआ है, वहाँ के पुरास्थल में खोज हुई थी। तो वहाँ के लोग भी फ्रांस में जो 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले तक जो या चित्र की जो खोज की गई पुरातत्व प्रस्थल में, तो वहाँ के लोग भी इन सब चीज़ों से परिचित थे। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम, चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। चलिए चैप्टर इतना ही है, कंप्लीट हो गया। चलिए, आपको क्लास कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और मेरे इस क्लास को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं जितनी भी क्लास बनाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आपको और भी ऐसी क्लासेस चाहिए, तो मैं आपके लिए सब सारी क्लासेस लेके आऊँगी। मैं सोच रही कुछ दिन के बाद में जब ये चैप्टर 2-4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम 3-4 क्लास के एमसीक्यू भी रखेंगे, ओनली यूपीएससी और पीसीएस लेवल के क्वेश्चन ही रखेंगे उसमें। ओके, तो ओके, बाय, गुड नाइट, आप सब ध्यान रखिए अपना। चलिए।